नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका प्राइम टाइम डिबेट में। प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश कर दिया है। बजट कुल मिलाकर 1,77,250 करोड़ से ज्यादा का रहा और इस बजट को लेकर सत्ता पक्ष यानी कि मनोहर सरकार का अपना तर्क है। मनोहर सरकार इस बजट को समावेशी बता रही है और इस बजट को समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के लिए कल्याणकारी बता रही है। तो वहीं विपक्ष का अपना तर्क है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है, या फिर कहें कि पूरी विपक्ष का यहां पर यह कहना है कि यह बजट खोखला बजट है और महज भाषणबाजी है, इसमें यह बजट नहीं है। तो वहीं इसी बीच बात आती है जनता की। तो जनता को यहां पर क्या मिला है, यह भी हम इसको टटोलने की कोशिश करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक पैनल भी हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन आप तमाम परिस्थितियों को जानने के लिए, बजट को जानने के लिए रिपोर्ट आप देखिए। बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लगातार तीसरी बार बीजेपी जेजेपी सरकार का बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1.77 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष में 1.53 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। सीएम ने महिलाओं के साथ साथ कृषि, स्वास्थ्य, परिवहन, उद्योग, खेल, पर्यावरण समेत कई क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की। महिला दिवस पर सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा भी की गई। मनोहर बजट 2022-23 लघु उद्यमिता समर्थन निधि योजना शुरू की जाएगी। राज्य में 300 किलोमीटर लंबी नई सड़कें बनेंगी। हर गांव में होगी 24 घंटे बिजली आपूर्ति। महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा। 1100 खेल नर्सरियां खुलेंगी। पंचकुला में हरियाणा राज्य खेल संस्थान बनेगा। हिसार में एकीकृत विमानन हब विकसित किया जाएगा। हरियाणा में 20,000 नए मकान बनाए जाएंगे। HIV पीड़ित को 2,250 रुपए प्रति माह सहायता राशि। हरियाणा में 100 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र बनेंगे। पर्यावरणविद दर्शन लाल जैन के नाम पर विशेष पुरस्कार। प्रगतिशील किसान कृषि दर्शन योजना शुरू की जाएगी। 10वीं से 12वीं तक के बच्चों को टैब मिलेंगे। 1.80 लाख से कम आय वालों को मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ। रोहतक पीजीआई में किडनी प्रत्यारोपण की होगी सुविधा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 14 फसलों की खरीद की जा रही है। राज्य में संस्कृत मॉडल स्कूल के प्रति विद्यार्थी और अभिभावकों का रुझान बढ़ा है। इनकी उपयोगिता लोकप्रियता के दृष्टिगत सरकार ने इनकी संख्या 138 से बढ़ाकर 500 करने का प्रस्ताव किया है। पैरामीटर 1,80,000 रखा है। इसमें से ये वे परिवार निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे, चाहे वे आयुष्मान भारत योजना के पात्रता दायरे में आते हैं या नहीं। युवा खेल प्रतिभाओं को तराशने के उद्देश्य से प्रदेश भर में 1100 खेल नर्सरियां खोलने का प्रस्ताव है। इनमें से 500 नर्सरियां सरकार द्वारा चलाई जाएंगी। गरीब लोगों के लिए ये बजट, यानी आम साधारण व्यक्तियों के लिए बजट, जैसा मैंने कहा कि सामान्यतः लोग कहते हैं कि हम गरीब व्यक्ति तक पहुंचेंगे। मैं ये कहता हूं कि हमने गरीब व्यक्ति से ही शुरू किया है। बैलेंस्ड और बेहतर बजट है जो प्रदेश के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक क्षेत्र को छू कर गया है। और 2 घंटे 20 मिनट में 177 पौने 2 लाख करोड़ की जो कैपेसिटी का ये बजट रखा है, ये अपने आप में प्रत्येक वर्ग को छूता है। और जो अंत में मुख्यमंत्री ने, वित्त मंत्री कहा कि हमारा लक्ष्य आखिरी छोर में बैठे व्यक्ति को छूना पहले है, और वो प्राथमिकता दिखी है। रूरल में आज 40% का इजाफा हुआ है, अर्बन में 38% का इजाफा हुआ है। इंडस्ट्री के लिए एडिशनल फंड रखे गए हैं। लेबर के लिए आज 240% की वृद्धि है। नई टेक्नोलॉजीज, ड्रोन्स है, एविएशन है, उसको कैसे बूस्ट दिया जाए, उसके लिए
एडिशनल हेड्स रखे हुए हैं। हमारे पायलट ज़्यादा प्रदेश के कैसे बने, उसके लिए नई स्कीम हम अनाउंस करने जा रहे हैं। मुझे लगता है एक्वाकल्चर आएगा, पैक हाउसेज आएंगे, एग्रीकल्चर में नई टेक्नोलॉजीज आएगी, इरिगेशन को कैसे बेहतरीन किया जाए उसके लिए एक एडिशनल 56% का बजट रखा गया है। ये मुख्यमंत्री की गंभीरता दिखाता है। वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बजट को केवल भाषणबाजी कहा है। बजट नहीं था, तो एक भाषण था। बजट खोखला था, इसी वास्ते मैंने कहा ये बजट नहीं भाषण है, खोखला बजट है, लेन देन न कुछ नहीं, जयराम जी की बाबा। सरकार कह रही है कि 2.25 लाख करोड़ का जो बजट है वो लेके आए हैं और तमाम वर्गों का ध्यान रखा गया है, तमाम जो क्षेत्र हैं जो कोरोना काल में प्रभावित रहे उनको आगे बढ़ाने का प्रयास है। ऐसा है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। कर्जा ले रहे हैं 60,000 जो है वो अपना रीपेमेंट में और उसमें एक्सपेंडिचर में लग रहा है, तो और 55,000 करोड़ कर्जा ले रहे हैं, तो कहाँ गुंजाइश है आगे विकास की? कोई नहीं। हरियाणा के लोगों ने बजट का स्वागत किया। बजट पेश किया है इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। आज महिलाओं का स्पेशल डे है और उन्होंने महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इस बजट में बहुत सारे प्रावधान किए हैं, बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं उन्होंने। मैंने बजट को पूरा सुना और सुनने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि बजट के अंदर जो आधारभूत चीजें हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, क्योंकि हमारा जो हरियाणा राज्य है वो कृषि प्रधान राज्य है। गाँव के विकास के लिए 2 प्रोविजन बहुत अच्छे किए गए हैं। हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड को 200 करोड़ का प्रोविजन दिया है। एक तरफ जहां सरकार की तरफ से बजट के समावेशी होने का दावा किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार के सामने बजट में घोषित की गई योजनाओं को धरातल पर सुचारू रूप से लागू करना एक बड़ी चुनौती है। देखना होगा कि सरकार इस कसौटी पर कैसे खरी उतर पाती है। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से रवि कालीरमण की रिपोर्ट। तो किस सेक्टर पर सबसे ज्यादा फोकस रहा, और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि विपक्ष का अपना तर्क है, सत्ता पक्ष का अपना तर्क है, यानी कि मनोहर सरकार का अपना यहां पर तर्क है। मनोहर सरकार कह रहे हैं कि यह बजट समावेशी बजट है और इस बजट के जरिए प्रदेश के हर वर्ग का कल्याण होगा। इसी को हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, तारुफ आपसे करवा देते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ प्रवीण अत्रे जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मुकेश मल्होत्रा जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। और हमारे साथ जेजेपी प्रवक्ता भाग सिंह जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रवीण अत्रे जी, मैं इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। हरियाणा में सर एक कहावत है कि आगे बढ़ पाछा छोड़, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला सर। बजट पे तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे ही, लेकिन जो 2021-22 का बजट था उसके कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु थे उस पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा और आपसे ये सवाल पूछूंगा। सर, 1,55,000 करोड़ का बजट पेश किया गया था 2021-22 में और उसमें कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई थी। एक एक करके सर मैं पॉइंट रखूंगा, आप जरूर जवाब दीजिएगा इस पर। 2021-22 में धान के अधीन क्षेत्र का क्षेत्रफल 2 लाख एकड़ कम करने की योजना थी। दूसरा पॉइंट, 1,000 किसान एटीएम स्थापित होने थे। 2021-22 का है सर ये। तीसरा पॉइंट, गौशालाओं में 1200 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे, ये बात कही गई थी 2021 के बजट में। 1000 हेल्थ वेलनेस सेंटर शुरू होंगे, ये बात 2021 में कही गई। निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को न्यूनतम 50,000 नौकरियां दी जाएंगी, ये बात 2021 में कही गई। SYL निर्माण के लिए 100 करोड़ का प्रावधान, ये बात 2021 में कही गई। और एक और बात कही गई, सरकारी स्कूलों में 700 करोड़ से डिजिटल क्लासरूम बनेंगे। सर, ये पूरे हुए क्या? सबसे पहले आप ये बताइए। जी, देखिए अब मैं एक एक करके आपको जवाब देता हूं। जी, पहले तो आपने खुराना जी कहा कि धान का क्षेत्र 2 लाख एकड़ कम करेंगे, सरकार ने ये कहा और सरकार ने इसके लिए एक टारगेट निश्चित किया। जी, मेरा पानी मेरी विरासत नाम की योजना सरकार लेके आई। बाकायदा सरकार ने एक योजना की घोषणा की कि जो किसान स्वेच्छा से
धान की फसल को ना करके दूसरी फसल अल्टरनेट फसल लगाएंगे तो उनको 7,000 रुपया प्रति एकड़ सरकार की तरफ से सहायता मिलेगी और जो फसल वो लगाएंगे उसका बीज मुफ्त मिलेगा और जो 1 लाख एकड़ का टारगेट था वो सरकार ने अचीव किया। नंबर 1। दूसरा, मैं थोड़ा सा पहले आपके सवालों का जवाब देने से पहले आपको कुछ चीजें बता देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि जब बजट बनता है, बजट में योजनाएं जो बनती हैं, एक तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, एक प्लानिंग होती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग मतलब आपने अगर इस बजट को, जो आज मनोहर जी ने बजट पेश किया, तो मनोहर जी ने बजट पेश करते हुए 5 मुख्य बिंदुओं का जिक्र किया था। उसके अंदर एक बिंदु था कि सतत डेवलपमेंट, मतलब जो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है वो हमारा फोकस रहेगा, मतलब कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी, सतत इसके ऊपर काम होता रहेगा। विकास जो है वो एक ग्रेविटी के ऊपर लगातार बढ़ता चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा जिस तरह से प्रदेश के अंदर पहले हुआ कि अगर एक सरकार उसका किसी पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर फोकस था, जैसे हुड्डा साहब की सरकार थी, उनका फोकस था केवल किस चीज पे, जमीनों पे, किसानों की और बिल्डरों पे। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है, हमने एक सतत जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर फोकस करके दिन दिया, बजट पेश किया। और जब बजट पेश होता है उसमें इस तरह के प्रावधान होते हैं। अब आपने एक और मेरे से सवाल किया था हेल्थ वेलनेस सेंटर, उसका छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैंने आप ही के समाचार चैनल पे मैं खबर देख रहा था 5 दिन पहले की, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं वो बाकायदा झज्जर आए थे और उन्होंने एक वेलनेस सेंटर में जाके जब देखा कि टेली कंसल्टेंसी से ट्रीटमेंट की जा रही है, वो मैं आपके चैनल पे देख रहा था, मैंने कहीं और नहीं देखा था। जो मंडाविया जी जो है, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने बाकायदा पार्लियामेंट में जाके इस बात की प्रशंसा की, चर्चा की कि झज्जर के अंदर हरियाणा सरकार ने एक वेलनेस सेंटर के अंदर टेली कंसल्टेंसी से ट्रीटमेंट हो रही है और वो जो वेलनेस सेंटर है वो जुड़ा हुआ है पीजीआई के साथ, जहां एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठा है और वहां पे वो टेली कंसल्टेंसी मतलब लैपटॉप पे पेशेंट को स्थानीय डॉक्टर के साथ बातचीत करके ट्रीट कर रहा है। तो ये है आपने जो सवाल किया था मुझे वेलनेस सेंटर के बारे में। खुराना जी, देखना हमें क्या होगा जब भी कोई बजट पेश होता है, ये तो हम सभी जानते हैं कि बजट क्या होता है, कि आपकी आमदनी कितनी है, आप उसका खर्चा कैसे करेंगे, किसी क्षेत्र में करेंगे, कैसे करेंगे, मोटे मोटे तौर पे बजट इसको माना जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज जो होती है हमें उसके ऊपर ध्यान देना बड़ा जरूरी है कि जो वित्तीय प्रबंधन है, मतलब आपके पास, खुराना जी के पास जो पैसा है, उस पैसे को खुराना जी कितने बेहतर ढंग से अपने लोगों पे खर्च करते हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखिए, इस बजट का अगर आपने फोकस किया होगा, सुबह से आप बजट के ऊपर चर्चा भी कर रहे होंगे, आपने देखा होगा जब मुख्यमंत्री जी ने कहा 1,70,000 करोड़ रुपए का बजट पेश कर रहे हैं। पहली बात, जो बजट का साइज है, बजट का साइज पिछले साल के मुकाबले बढ़ गया। दूसरी बात, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब जब ये कहा गया कि बजट का 35% लगभग 61,000 करोड़ रुपया वो पूंजीगत व्यय होगा। अब बात यहाँ आ जाती है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर पे इतना फोकस क्यों होता है। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि जितना इस बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर है खुराना जी, अगर पिछली सरकारों के बजट देखेंगे, मैं आखिरी बजट की बात कर लेता हूँ 13-14 की, उस कुल बजट की रकम और इस बजट के कैपिटल एक्सपेंडिचर की रकम, दोनों के आप आपस में तुलना करके देखिए, तब हमें पता लगेगा कि हरियाणा प्रदेश के लोगों को इस बजट से क्या मिलने वाला। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्रवीण अत्रे जी जी खुराना जी, मैंने बहुत सारे पॉइंट बोले थे, आपने कहा और एग्जाम्पल के जरिए आपने समझाने की कोशिश भी की। आपने टारगेट जो रखे हुए थे 2021-22 के, मैंने मोटा माटी सवाल का जो इंटेंशन था वो ये था कि वो टारगेट पूरे हुए या नहीं हुए, चाहे वो बात डिजिटल क्लासरूम को लेकर हो। 700 करोड़ से डिजिटल क्लासरूम बनने थे, कितने बने प्रदेश में अभी तक? 100 करोड़ का प्रावधान SYL निर्माण के लिए था, कितना प्रगति हुई? जी देखिए, जो ये 100 करोड़ का प्रावधान SYL के लिए, जब भी बजट में ये प्रावधान किया जाता था, विपक्ष इसके ऊपर आलोचना करता, बजाय ये समझने के कि ये प्रावधान क्यों किया जा रहा है। महत्वपूर्ण चीज ये है कि SYL का मामला हम सभी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कभी भी हमारे हक में, मतलब सुप्रीम कोर्ट कभी भी ये डायरेक्शन दे सकता है कि नहर का निर्माण किया जाए। उस वक्त आपके पास बजट में प्रोविजन होना बहुत जरूरी है।
आपके पास बजट में पैसे का प्रोविजन होगा तभी आप तुरंत पैसा खर्च कर पाएंगे। एक और चीज है खुराना जी, बजट के बाद एक बजट होता है जिसको सप्लीमेंट्री बजट भी कहते हैं। मान लीजिए SYL के बारे में नहर के निर्माण की डायरेक्शन माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी एजेंसी को लगा दिया जाता है। अब वहां पे पैसा जो है हमने प्रोविजन किया हुआ है 100 करोड़ रुपए का, लेकिन जब वो निर्णय आया उस वक्त हो सकता है जरूरत हमें वहां पे 200 करोड़ की पड़ जाए या 300 करोड़ की पड़ जाए, तब वो जो प्रोविजनल बजट होता है, सप्लीमेंट्री बजट जिसको हम बोलते हैं, उस सप्लीमेंट्री बजट के अंदर उस पैसे का इंतजाम किया जाता है। तो हमें केवल ये समझना है कि सरकार ने अपने वित्तीय प्रबंधन को कितनी कुशलता के साथ किया, उसके ऊपर हमें फोकस करना है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रवीण अत्रे जी आज के बजट की। आज का बजट मनोहर सरकार कह रही है कि ये समावेशी बजट है। बिल्कुल सही कहा आपने खुराना जी, ये समावेशी बजट है। अगर आप इस बजट पे ध्यान देंगे, हर क्षेत्र, चाहे वो शिक्षा की बात करें, हम कृषि की बात करें, हम स्वास्थ्य की बात करें, हम महिला बाल विकास की बात करें, किसी क्षेत्र की बात करें, हर क्षेत्र के अंदर पिछले बजट की तुलना में जो पैसे का आवंटन हुआ है, एलोकेशन जो हुआ है, वो पहले से ज्यादा हुआ है, नंबर 1। और सबसे बड़ी बात, ग्रामीण विकास में तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 83% पिछले बजट से ज्यादा एलोकेशन की है। मतलब सीधा सा ये है कि हरियाणा सरकार ग्रामीण विकास के ऊपर फोकस कर रही है। इस बजट में बाकायदा बताया गया है कि जो बड़े गांव हैं, जिन बड़े गांवों की जनसंख्या 10,000 से ज्यादा है, वहां पे बाकायदा स्ट्रीट लाइट, मतलब शहरों की तर्ज पे, सीवरेज सिस्टम शहरों की तर्ज पे, उसका प्रावधान किया गया। तो हमें देखना ये है कि वर्तमान सरकार ने गांव के विकास के लिए बजट की एलोकेशन बढ़ा के बता दिया कि गांव का विकास हमारी प्राथमिकता रहने वाली। प्रवीण अत्रे जी, अमूमन ये देखा गया है और आज एक बात जरूर निकलकर सामने आई कि साइज भले ही बजट का बड़ा है, लेकिन इनेलो इससे कह रही है कि कर्ज लेकर घी पीना, ये कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सी महानता की बात है भाई? बड़े बुजुर्ग तो यही कहते हैं ना कि भाई घर में अगर ना हो तो नमक से रोटी खा लो, लेकिन कर्ज मत लेना। देखिए ऐसा है, मैं सुन रहा था अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं ने ना इस विषय के ऊपर आलोचना की। हालांकि मुझे फिर वही बात कहनी पड़ेगी कि कई बार होता यह है कि आलोचना केवल करने के लिए आलोचना की जा रही है, ना तो बजट को पढ़ा गया ना बजट को समझा गया। जो ये बार बार कर्ज का जिक्र करते हैं, मैं ये यहाँ पे कहता हूँ कि जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में आई थी, उस वक्त प्रदेश की GSDP कितनी थी और आज GSDP कितनी है? उस वक्त पर कैपिटा इनकम कितनी थी, आज पर कैपिटा इनकम कितनी है? हम भी जानते हैं। खुराना जी, फिर वही बात दोहराऊंगा, मान लीजिए खुराना जी के पास है 10 रुपए, लेकिन खुराना जी को अपने लोगों के विकास के लिए खर्चने पड़ेंगे 12 रुपए, तो 2 रुपए जो फालतू खर्चने पड़ेंगे वो खुराना जी कहां से लेके आएंगे? स्वाभाविक है वो आपको उधार लेना होगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि क्या उस 2 रुपए का उपयोग आप अच्छे ढंग से करते हैं या अपनी जेब में डाल देते हैं? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है प्रवीण अत्रे जी, आपके पास ठीक है प्रवीण अत्रे जी, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मुकेश मल्होत्रा भी लगातार जुड़े हुए हैं। मुकेश मल्होत्रा जी, ये बजट खोखला क्यों लग रहा है विपक्ष को? ये बजट ना लगकर भाषणबाजी क्यों लग रही है? सरकार ने हर सेक्टर में तो आवंटन किया है पैसों का। कृषि क्षेत्र की बात करें 5,988.70 करोड़, सहकारिता की बात करें 1,537 करोड़, पर्यावरण एवं वन विभाग की बात करें 530.94 करोड़, शिक्षा की बात करें 20,250.70 करोड़। और हर विभाग में देखा गया, आवंटन में देखा गया, किसी में 10% की बढ़ोतरी पहले की तुलना में, किसी में 12% की बढ़ोतरी, किसी में 15% की बढ़ोतरी, जिसका एक अगर निष्कर्ष निकाले तो बजट में 15% से ज्यादा की बढ़ोतरी पहले की तुलना में है। तो बजट भाषणबाजी क्यों लग रहा है? सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस बजट में निराशाजनक हमने देखी है वो डेफिसिट फाइनेंसिंग को लेकर है। आप कर्ज और ले रहे हो, स्टेट के ऊपर चढ़ा रहे हो अपने पुराने कर्ज को लौटाने के लिए, ना कि विकास कार्यों के लिए। ये बहुत ही निराशाजनक बिंदु है। आपने जो कर्ज लिया उस पे विकास के कार्य कम है, उसको जो पुराना कर्ज उतारने वाला आपने व्यवधान रखा वो उसमें सबसे ज्यादा आता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पिछले बजट में जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है और उससे जुड़े हुए जो एलाइड सेक्टर हैं, जैसे रूरल ट्रांसपोर्ट की बात करें या हम इरिगेशन की बात करें, रूरल रोड्स की बात करें, उस पर तकरीबन 25% खर्च किया गया था और इस साल वो घटाकर 22 दशमलव कुछ खर्च टोटल बजट का किया गया।
मतलब कहने का यह है कि जो गांव और उसके अलाइड सेक्टर्स हैं उसके विकास के कार्यों को जो प्रावधान पिछले साल 1/4 हिस्से में दिया गया था उसमें उसको कम किया गया। तीसरा मुद्दे की हम बात करें हेल्थ सेक्टर की। हेल्थ सेक्टर में घोषणाएं तो कर दी, हम हॉस्पिटल बनाएंगे, ये बनाएंगे, मगर उसके लिए उतने जो अमाउंट है, जो उसके लिए उतना धन चाहिए, उसकी व्यवस्था नहीं की गई। अगर 550 करोड़ हम बात करें इसमें आवंटित किए गई हेल्थ सेक्टर के लिए, तो अगर हमने 4 या 5 कॉलेजेस नए खोलने हैं तो इतने में तो उसका एग्रीकल्चर लैंड का प्रावधान नहीं बनेगा, आप उसको बनाओगे किस प्रकार से। अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें, एजुकेशन में आपने स्कूल और कॉलेजेस तो और खोलने के लिए आपने प्रावधान करना है, मगर हम देखें कि पिछले जो हमारे 100 से ज्यादा कॉलेजेस हैं उसमें प्रिंसिपल्स और टीचर्स नहीं है, उसके व्यवधान, उनकी सैलरीज की व्यवस्था नहीं है। मतलब कुल मिलाकर कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाते हैं, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, या डेफिसिट को कम करके उसको विकास को कार्य करने की बात है, वो उसमें इस बजट में नहीं है। इसके बाद हम सबसे महत्वपूर्ण बात करें SYL कैनाल की, जैसे पहले हमारे परवीन भाई जी बात कर रहे थे, तो तकरीबन 100 करोड़ रुपया हमेशा रखा जाता है SYL के रख रखाव के लिए जी। तो मेरे ख्याल से इस बजट में वो 100 करोड़ का प्रावधान जो SYL कैनाल के रख रखाव के लिए होना चाहिए था वो भी इसमें नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट के दिन जो आज बजट दिया गया उसमें वुमेन्स के लिए शक्तिकरण के लिए और जरूरत थी ताकि उनको और ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। तो कांग्रेस के हिसाब से ये बजट निराशाजनक है, इसमें कई मुद्दों पर कार्य किया जाना चाहिए था जिस पर कि नहीं किया। जी मुकेश मल्होत्रा जी, यहाँ पर मेरा एक पॉइंट है। प्रवीण अत्रे जी, मैं आपके पास लौटूंगा, यहाँ पर मेरा एक पॉइंट है। मुकेश मल्होत्रा जी, आपने कुछ सेक्टर और कुछ पॉइंट रखे, उसमें आपने कहा कि कुछ प्रावधान करना चाहिए था, थोड़ा बढ़ाकर करना चाहिए था, या फिर यहाँ पर थोड़ा कम कर दिया गया। अगर सरकार उन सेक्टर्स में भी बढ़ा देती फिर भी आप ये कहते कि देखिए सरकार तो कर्ज ले रही है, जैसा कि आप अभी बता रहे हैं, तो मतलब ना यहाँ का छोड़ना है ना वहां का छोड़ना है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या समझा जाए सर? नहीं, इसमें छोड़ने वाली बात नहीं है, इसमें छोड़ने वाली बात नहीं। आपके प्री बजट सेशन में जब हम डिबेट्स में बैठे थे तब भी यही बातें चली थी कि हरियाणा की एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर में मोर देन 70% लोग रहते हैं। अगर आप टोटल बजट का एग्रीकल्चर और उसके एलाइड सेक्टर्स जैसे इरिगेशन है, रूरल डेवलपमेंट है या रूरल एम्प्लॉयमेंट को अगर आप ज्यादा प्रावधान नहीं देंगे तो वो किस प्रकार से हम विकास करेंगे, या हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को और नहीं बढ़ाएंगे तो हम एम्प्लॉयमेंट को किस प्रकार से हम इंक्रीज करेंगे। तो इन सभी चीजों के सभी मुद्दों की ओर ध्यान देने की जरूरत थी, इस पर और ज्यादा केंद्रित होने की जरूरत थी, जो इस बजट में निराशाजनक है। प्रवीण अत्रे जी। जी देखिए खुराना जी, मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि मुकेश जी ने जो 2-3 बातें बोली है मैं स्पष्ट कर दूंगा, मुकेश जी को भी क्लैरिटी हो जाएगी और हुडा साहब को भी क्लैरिटी हो जाएगी, ऐसा मैं उम्मीद करके चलता हूँ, क्योंकि जो बात मुकेश जी ने कही है वही बात हुडा साहब कह रहे थे। लेकिन देखिए, ये कह रहे थे कि साहब जो आपने पैसा है आपके पास वो तो आपका कर्ज चुकाने में चला जाएगा, आपने विकास के लिए तो पैसा ही नहीं बचेगा। अब देखिए, मैं इसको मान के चलता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसा व्यक्ति जो 10 साल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, जिसने 10 बजट देखे हो, अगर वो इस तरह की बात करे तो इसको कहेंगे प्रदेश की जनता के सामने झूठ बोल के बरगलाना। इस बजट में जब हम जिक्र करते हैं 1,70,000 करोड़ रुपए का बजट, जिसके अंदर से 35% कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको हम कहते हैं कि वो पैसा जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च होता है, विकास के ऊपर खर्च होता है, और जो 65% पैसा है जिसको हम ये बोलते हैं कि वो जो हमारे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं, फिक्स एक्सपेंडिचर होते हैं, उस पर खर्च होता है। वो कौन से होते हैं? वो तनख्वाहें होती हैं, वो पेंशन होती है, वो जो आपने पैसा उधार लिया है उसका ब्याज, उसकी इंस्टॉलमेंट, ये सारे खर्चों के लिए 65% पैसा है। और विकास के लिए जो 35% जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो 61,000 करोड़ रुपए है, वो होता है विकास के ऊपर खर्च। अगर ये सब जानने के बावजूद किसी पार्टी का नेता ये कहेगा कि साहब आपने तो कर्जा बड़ा ले लिया, आपका तो खजाना कर्जे में चला जाएगा, आप विकास कैसे करोगे, तो इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? पहली चीज। दूसरी चीज जो यहाँ पे अभी जिक्र किया था मुकेश जी ने, मुकेश जी कह रहे थे कि साहब देखिए हेल्थ सेक्टर के अंदर जो आपका आवंटन है वो सफिशिएंट नहीं है। पहली चीज तो मुकेश जी मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हेल्थ सेक्टर में 500 करोड़ रुपए नहीं, हेल्थ सेक्टर में 8,925 करोड़ रुपए का आवंटन, जो पिछले साल की तुलना में 17.23% ज्यादा है।
और जहां तक हेल्थ सेक्टर की बात है, हमने जब ये कहा था कि हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज, एक मिनट के लिए मुकेश जी आता हूं आपके पास। मुकेश जी मैं आता हूं। इस बजट के अंदर तो बाकायदा ये घोषणा, ये प्रावधान किया गया है कि सब डिवीजन लेवल पे 100 बिस्तर का हॉस्पिटल ये सरकार बनाने जा रही है। ये हेल्थ सेक्टर के लिए हो रहा है। मेडिकल कॉलेज जो है हर जिले में होंगे, उसकी बात हम लगातार कर रहे हैं। इस बजट के अंदर 3 नए जिलों के मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो चुकी है। जो पहले घोषणा हुई उससे काम हो गया। भिवानी का मेडिकल कॉलेज तो अगले 2025 के अंदर कंप्लीट भी हो जाएगा। कैथल का मेडिकल कॉलेज, यमुनानगर का। अब तो मुकेश जी को खुश होना चाहिए कि पंचकुला के अंदर मेडिकल कॉलेज बनने की घोषणा हुई है, जहां से मुकेश जी संबंध रखते हैं। मुकेश जी को तो सरकार का स्वागत करना चाहिए इस विषय। अब बात आ जाती है, साहब कहते हैं कि आपने एसवाईएल के लिए 100 करोड़ रुपए का। देखिए इस बजट के अंदर बाकायदा इरिगेशन और वाटर रिसोर्सेज के लिए 6,136 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और जब हम एसवाईएल की बात करते हैं वो इरिगेशन में ही आता है, वाटर रिसोर्सेज में ही आता है। इस 6,136 के अंदर से 100 करोड़ रुपए एसवाईएल पे खर्च हो जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसके लिए भी सरकार तैयार है। अब शिक्षा की बात मुकेश जी कर रहे थे, मैं केवल मेरा इतना निवेदन है कि मुकेश जी एक बार बजट को पढ़ लेंगे तो शायद इस तरह के सवाल ना उठाते। ठीक है। अब शिक्षा के ऊपर 20,445 करोड़ रुपए का आवंटन, मतलब पिछले बजट से 18.45% ज्यादा। ठीक है प्रवीण अत्री, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। बहुत से ऐसे पॉइंट है जिसको टटोलना और समझना और यहाँ तक कि दर्शकों को समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बजट अगर बात कहें तो एक तरह से पेचीदा भी होता है और अगर बारीकी से पढ़ा जाए तो फिर आसान भी लगता है। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक धर्मपाल धनखड़ भी लगातार जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। हमारे साथ जेजेपी प्रवक्ता भाग सिंह भी लगातार जुड़े हुए हैं। भाग सिंह जी के पास चलेंगे। भाग सिंह जी, प्रदेश सरकार कह रही है समावेशी बजट है और विपक्ष का यह कहना है कि कर्ज लेकर घी पिया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं ये तो भाषणबाजी है। भाग सिंह जी, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ धर्मपाल धनखड़ भी लगातार जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। धर्मपाल धनखड़ जी, ये बजट कैसा रहा प्रदेश के लिए? देखिए, बजट में खूब बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। हर विभाग का, हर चीज का बजट बढ़ाया गया है। कहीं 15% ज्यादा बढ़ाया गया है, कहीं 16% बढ़ाया गया है। हर सेक्टर में बजट में वृद्धि की गई है। और जैसा कि अभी प्रवीण अत्री जी जो भाजपा प्रवक्ता हैं वो अभी बता रहे थे, बड़ी साफ सुथरी भाषा में बहुत बढ़िया तरीके से इस बजट को जो हाईलाइट्स हैं वो बता रहे थे। तो मैं यह कहना ये चाहूंगा कि बजट में खूब बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई हैं, बहुत अच्छी घोषणाएं हुई हैं, लेकिन इस बजट के साथ एक इकोनॉमिक सर्वे भी आता है। अगर उस इकोनॉमिक सर्वे पे नजर डालें तो हर एक चीज का बजट 1% कम हो जाता है जी, ज्यादातर का, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो किसी अन्य चीज का हो। तो मैं एक मोटे तौर पे बता रहा हूं। तो और जब एलोकेशन होती है, एक्चुअल एलोकेशन होती है, तो वो और घट जाती है जी। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप बजट में घोषणाएं करते हैं तो पहली बात तो बजट में जो पिछले साल घोषणाएं की गई थी वो कितनी पूरी हुई। पिछले साल 3 मेडिकल कॉलेज जी, यमुनानगर, कैथल और सिरसा बनाने की घोषणा हुई, लेकिन आज तक काम क्या हुआ है उससे? कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि 1 साल में काम शुरू हो जाएगा, 2 साल में काम शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है वहां बोर्ड लगने से ज्यादा काम नहीं हुआ है। जो मैंने अपने लेवल पे पता किया है जी, वहां जो है इससे ज्यादा काम नहीं हुआ है। भूमि देखी गई है, जमीन देखी गई है, खरीदी गई है या नहीं खरीदी गई है वो अलग चीज है जी। वो कोई पहले से सरकारी जमीन है या क्या है वो अलग चीज है, लेकिन उन पे आगे कोई काम नहीं हुआ है। अभी तक किसी भी मेडिकल कॉलेज से टेंडर तक नहीं दिए गए हैं बनाने के लिए। तो ये तो है स्थिति रियलिटी की। ये एक उदाहरण दिया मैंने, ऐसे उदाहरण और भी चीजों में मिलते हैं। धर्मपाल धनखड़ जी, मैंने सबसे पहले जब चर्चा की शुरुआत की तो प्रवीण अत्री जी से मैंने यही सवाल पूछा कि हरियाणा में कहावत है आगा बढ़ पाछा छोड़। मैंने उनको कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं इसलिए 2021 और 22 में जो बड़ी बड़ी घोषणाएं थी उस पर कितना काम हुआ, कितनी प्रगति हुई, वो मैंने पॉइंट्स उनके सामने रखे।
कि आज के बजट की चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन जो 2021-22 का बजट था उस पर कितना काम हुआ, जिसमें कुछ बड़ी घोषणा की गई थी, जैसे कि 1000 किसान एटीएम स्थापित होने थे, 1000 हेल्थ वेलनेस सेंटर शुरू होंगे, हर सिविल अस्पताल में 200 बेड उपलब्ध कराए जाएंगे, सरकारी स्कूलों में 700 करोड़ से डिजिटल क्लासरूम बनेंगे, हरियाणा में पुलिस बल में महिलाओं की संख्या 15% तक बढ़ेगी, निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को न्यूनतम 50,000 नौकरियां दी जाएगी। मैंने ये सवाल पूछा उनसे। तो मैं शायद डिबेट में देर से जुड़ा, मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहता हूँ फरहान जी। मुकेश जी मैं आपके पास परवीन भाई जी ने बात कही, मैं एक मिनट जो मैं जी मुकेश जी मैं आपके पास आता हूँ, मुकेश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, तुरंत मैं आपके पास 550 करोड़ जी तुरंत मैं आपके पास आ रहा हूँ। धर्मपाल धनखड़ जी जल्दी से अपनी बात रखिए। हाँ, मैं दूसरी बात ये कह रहा था जी कि जो सेक्टर है, एक तो ये किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जो खर्च करने की बात है जी, इकोनॉमिक सर्वे में ये कम होता चला गया। और जबकि हम बात करें इकोनॉमिक सर्विसेज की, इकोनॉमिक सर्विसेज का जो बजट बढ़ना चाहिए था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसमें शामिल होता है, वो बजट नहीं बढ़ रहा है, वो कम हो रहा है। और जबकि आज बेरोजगारी में हम देश में नंबर 1 पे, जबकि बेरोजगारी खत्म करने के लिए धर्मपाल जी किस आधार पर हम माने कि पूरे देश के अंदर प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है? भारतीय जनता पार्टी तो मानती नहीं है सर सीएमआई की। भारतीय जनता पार्टी के नाम मानने से बेरोजगारी थोड़ी खत्म हो जाती है। भारतीय जनता हरियाणा सरकार का किस हवाले के जरिए हम कहें कि प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, किस हवाले से कहें? हरियाणा के मुख्यमंत्री कोई आंकड़ा देते हैं और उनके मंत्री जो है उससे आधा आंकड़ा देते हैं बेरोजगारी का। जी ठीक है, ये आंकड़ा आप सुन लीजिए। एक मंत्री कह रहे हैं कि हरियाणा में 4 लाख लोग बेरोजगार है, युवा बेरोजगार है। मुख्यमंत्री खुद अपने मुंह से कहते हैं कि 10,58,000 बेरोजगार है। तो इनके कौन से आंकड़े को सही मानेंगे आप? ये चीजें भूल जाइए कि भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है या सरकार नहीं मानती है। सरकार को मानना पड़ेगा क्योंकि ये सर्वे है, ये सर्वे रिपोर्ट्स है और पूरे देश के आंकड़े आए। कहना चाहूंगा ठीक है। तो अच्छा दूसरी बात ये है कि बार जो प्रवीण अत्र जी सामाजिक कल्याण एक बड़ा मुद्दा है, हमेशा होता है और हमेशा उससे खत्म होता है। ठीक है धर्मपाल जी मैं आपके पास आता हूँ। धर्मपाल जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। प्रवीण अत्र जी जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर उसके बाद मुकेश जी भी कुछ कहना चाहते हैं। जो बातें बोली है ना मैं उनको समझ करता हूँ। मैं पहली बात तो जो बेरोजगारी का जिक्र कर रहे हैं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी जिस संस्था का जिक्र कर रहे हैं, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको पूरे प्रदेश को पता लग गया कि वो सीएमआई क्या है। मैं यहाँ पे बात वो कर रहा हूँ कि जब हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र की एक योजना शुरू की जिसमें खुद लोगों ने अपनी इनकम वो दर्ज करवाई, वो क्या काम कर रहे हैं ये स्वयं घोषित किया और 67 लाख परिवारों का लगभग हरियाणा प्रदेश में परिवार पहचान पत्र बना। उसके अंदर जब ये आंकड़ा निकल के आता है कि हरियाणा प्रदेश में 8 लाख लोगों ने स्वयं ये घोषणा की कि मैं बेरोजगार हूं, मैं किसी और आंकड़े की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं किसी और बात की चर्चा ही नहीं कर रहा हूं, तो इसको सही नहीं मानोगे तो किसको सही मानोगे? आप जो कांग्रेस के धनखड़ जी रुक जाइए, कांग्रेस के लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसकी सर्वे रिपोर्ट तो मानना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों ने जो खुद घोषणा की उसको आप मानना नहीं चाहते, मुझे लगता है ये अन्याय होगा। दूसरी बात धर्मपाल जी मेरा भी यहाँ पर पॉइंट है, मैं भी रखूंगा, लेकिन उससे पहले सर धर्मपाल जी आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, एक एक करके कैसे बनेगा? एक एक यहाँ पे धनखड़ जी ने जिक्र किया इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट का। धनखड़ जी ये कह रहे हैं कि साहब इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट अगर देखते हैं तो पता लगता है कि आवंटन बजट में कम हो गया। धनखड़ जी आप जैसे सीनियर पत्रकार जी मैं ये उम्मीद कतई नहीं करता था। जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट बजट से पहले पेश होती है वो पिछले साल की रिपोर्ट होती है धनखड़ जी, और इस बजट से कोई लेना देना नहीं होता। वही मैं तो बता रहा हूँ ना, इसको घुमाइए मत। मैं पिछले वाले इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। धर्मपाल जी हम जनता के लिए ही तो चर्चा कर रहे हैं। धर्मपाल जी हम जनता के लिए तो चर्चा कर रहे हैं ताकि बजट की हकीकत क्या है और कितना किसको मिलने वाला है ये पता लग सके। तो एक एक करके अगर बात रखेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। जी मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि पिछले बजट के अंदर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था उसकी अमाउंट थी 48,296 करोड़ रुपए, इस साल हो गई 61,000 करोड़ रुपए। जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट है वो पिछले साल की है, पिछले साल की होती है, मतलब पिछले साल का लेखा जोखा इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में दिखाया जाता है। जो अब बजट पेश हुआ है इसके ऊपर जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आएगी वो अगले साल बजट पेश करने से पहले एक दिन पहले आएगी। धनखड़ जी
इसलिए स्वाभाविक मैं इस बजट से तुलना नहीं कर रहा हूँ। ठीक है प्रवीण अत्रे जी, ठीक है अत्रे जी, प्रवीण अत्रे जी, पिछले बजट में प्रवीण अत्रे जी मैं आपके पास आता हूँ। सर्वे रिपोर्ट जो आई और एक्चुअल जी प्रवीण अत्रे जी मैं आपके पास आता हूँ। धर्मपाल जी जल्दी से अपनी बात रखिए, मुझे मुकेश जी के पास भी जाना है। धर्मपाल जी जल्दी से। मैं यही कहना चाहता हूं कि पिछले साल जो बजट में घोषणा की गई और इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में जो आया और जो एक्चुअल एलोकेशन की गई बजट की, उसमें अंतर है और वो कम होता चला जाता है। ये बात प्रवीण अत्रे जी घुमा रहे हैं, इतना मुझे भी पता है। सुनिए अत्रे जी, और दूसरी बात, क्या सारा हरियाणा के परिवार पहचान पत्र बन चुके हैं? कितने % बने? ठीक है धर्मपाल जी ठीक है। प्रवीण अत्रे जी आप सवालों का जवाब दीजिएगा। मुकेश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आप इकट्ठा ही जवाब दीजिएगा। एक महत्वपूर्ण बात छूटती है। धर्मपाल जी मैं आपके पास आता हूँ। धर्मपाल जी आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं आपके पास आता हूँ सर, मैं आपके पास आता हूँ। एक बार मुकेश जी भी अपनी बात रख लें, फिर आपकी दोनों बातों का जो सवाल है उसका जवाब प्रवीण अत्रे जी इकट्ठा दे देंगे। मुकेश जी जल्दी से अपनी बात रखिए। हमारे मेडिकल के रिलेटेड में अभी बात हो रहा था कि बजट में कुछ कह रहे थे हमारे परवीन भाई जी 8,000 करोड़ की एलोकेशन। मैं बात कर रहा था जो नए मेडिकल इंस्टीट्यूशन खोलने हैं 4, उसके लिए 550 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। आप ये बताइए, हम सब भाई बैठे हैं कि क्या एक मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए अगर हम 100 एकड़ जमीन लें तो क्या 4-5 कॉलेज की जमीन के लिए इतना प्रावधान भी नहीं तो कॉलेज बनाओगे और चलाने का प्रावधान वो किस प्रकार से होता? मैं उस मुद्दे पे बात कर रहा था। तो जो 550 करोड़ रुपया 4-5 कॉलेज खोलने के लिए रखा गया वो काफी कम है, उसमें तो शायद उसका जमीन लेने का भी प्रावधान पूरा नहीं होगा। मुकेश मल्होत्रा जी यहाँ पर मैं एक पॉइंट का जिक्र करना चाहूंगा। मुकेश जी यहाँ पर एक पॉइंट का जिक्र मैं करना चाहूंगा। अभय चौटाला ने बोला है कि 500 करोड़ में 4 कॉलेज की जमीन एक्वायर नहीं होती, 100 एकड़ में कम से कम में मेडिकल कॉलेज नहीं बनता है। सीएम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो 550 करोड़ नहीं 500 करोड़ बता रहे हैं अभय चौटाला, आप बता रहे हैं 550 करोड़। मुद्दा एक ही है जो 500, मैं उसके अलावा बात कर रहा हूँ जो पिछले साल के कॉलेजेस की। अभी हमारे जो राजनीतिक विषय के भाई बैठे हैं वो पिछले साल वाले कॉलेजेस भी अभी शुरू नहीं हुए। मींस हमारा कहने का मकसद ये है जो भी प्रावधान रखना चाहिए उसको प्रैक्टिकल शेप देनी चाहिए, ना कि सिर्फ आंकड़ों में और बुक्स में रह जाना चाहिए। जब आपने पिछले साल वाले जो कार्य थे, चाहे मेडिकल के रिलेटेड थे, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड थे, वो कंप्लीट नहीं हुए, तो इस साल का जो बजट आपने रखा है एक एक पर्टिकुलर चीज के लिए, उसमें किस प्रकार से पूरा किया जाएगा? और जब तक हम एम्प्लॉयमेंट को इजाफा नहीं देखें, एम्प्लॉयमेंट को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, इंडस्ट्री को किस प्रकार से यहाँ पर प्रावधान और दिया जाए ताकि इंडस्ट्री हमारी डेवलप हो सके, ताकि उसमें एम्प्लॉयमेंट मिल सके, ये सारे चंद मुद्दे ऐसे हैं जो कि हरियाणा की इकोनॉमी को डिपेंड करते हैं। आपने एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर की हमने बात की, उसको और इजाफा देना चाहिए था। आपको रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसमें इरिगेशन के लिए, उसमें रोड्स रूरल के लिए, इन सब चीजों को और इजाफा करने की जरूरत थी ताकि उसमें विकास कार्य की और गति पकड़ सके। और जो हमारा रूरल सेक्टर है जिसमें हमारा हरियाणा का 70% हमारा प्रदेश के लोग बसते हैं, उसको आगे बढ़ाए। ठीक है प्रवीण अत्रे जी, अभय चौटाला ने भी इस मुद्दे को रखा है कि 500 करोड़ में 4 कॉलेज की जमीन एक्वायर नहीं होती, 100 एकड़ से कम में मेडिकल कॉलेज नहीं बनता, सीएम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और ठीक यही बात कांग्रेस भी कह रही है। और इसके साथ एक और मुद्दा है एम्प्लॉयमेंट का। यहाँ पर CMIE की रिपोर्ट आती है 35% या 30% के आसपास बेरोजगारी दर प्रदेश की बताई जाती है, जो हमारे देश में सबसे ज्यादा है। आप कहते हैं कि CMIE की जो हकीकत है उसे पूरा देश जानता है, वो कांग्रेस मैन्युफैक्चर्ड है, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कहती है। लेकिन यहाँ पर मेरा एक पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में जब विज्ञापन छपवाती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो उसमें CMIE की रिपोर्ट का जिक्र होता है। सर, आप भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सीनियर नेता से जरूर ये पूछेगा कि आप उत्तर प्रदेश में होता है तो CMIE की रिपोर्ट का हवाला देते हैं, लेकिन प्रदेश में वही रिपोर्ट आती है CMIE की तो उसका हवाले से आप इनकार कर देते हैं, खारिज कर देते हैं। सर, कैसे स्वीकारा जाए? देखिए खुराना जी, ऐसा है, CMIE के ऊपर तो बाद में बात करूंगा, पहले मैं बात करता हूँ जो आपने पहला सवाल पूछा था और कुछ विषय धनखड़ जी का भी बीच में छूट गया था, उसको भी पूरा कर दें। देखिए, पहली बात तो ये है कि हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन जो है, इसके लिए बजट के अंदर आवंटन एक मुश्त हुआ है, जो मैंने बताया था 8,925 करोड़ रुपए।
तो ये मैं मान लेता हूँ, हालांकि मेरे पास इससे बेहतर और भी बहुत कुछ कहने को है, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि कांग्रेस जो कह रही है, अभय सिंह जी जो कह रहे हैं कि 550 करोड़ रुपए का आवंटन नाकाफी है, मैं ऐसा मान लेता हूँ। इस पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये प्रावधान किया कि बजट से पहले तो हर वर्ग हर क्षेत्र के लोगों से सलाह मशुरा किया ही गया, उनके जो सुझाव थे वो शामिल किए गए। बजट पेश होने के बाद भी 3 दिन का रिसर्च पीरियड रखा गया। जो 90 विधायक विधानसभा में है, उनकी कमेटियां बनाई गई हैं, वो आपस में चर्चा करेंगे, और अगर उनका कोई सुझाव बजट पेश करने के बाद भी है, मतलब कि वो अगर ये चाहते हैं कि इस क्षेत्र का आवंटन ज्यादा होना चाहिए, सर बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी पहल है, बिल्कुल। सुनिए जब ये प्रावधान कर दिया गया तो मीडिया में आके कहने से अच्छा था कि उन कमेटियों में चर्चा करते और वहां विधानसभा में सलाह दे देते। सरकार खुद कह रही है कि आप चर्चा कीजिए और कोई सुझाव है दीजिए, तो वहां सुझाव दे देना चाहिए था। ये बात मीडिया में आके कहने की तो जरूरत नहीं थी। अगर वाकई आप प्रदेश के हितैषी हैं, वाकई आप चाहते हैं कि प्रदेश में मेडिकल कॉलेज बने, तो ये आपके पास तो अवसर था, आप उस वक्त जाके कहते हैं कि साहब आपने 550 का प्रावधान कम किया, ये ज्यादा होना चाहिए। लेकिन नहीं, केवल राजनीति करनी है और झूठ की राजनीति करनी है, इसलिए मीडिया में आके नजर बोलना है। अब देखिए, धनखड़ जी ने एक बात कही थी कि साहब मैं तो ये कह रहा था कि जो आवंटन है, जब रिपोर्ट आती है इकोनॉमिक सर्वे की तो पता लगता है कि आवंटन कम हो गया या पैसा कम। देखिए, एक बात मैं फिर वही कहूंगा, धनखड़ जी को मेरे बड़े अच्छे जानकार है, बहुत सीनियर पत्रकार है, वो जानते हैं सप्लीमेंट्री बजट नाम की चीज होती है। जब कोई मेन बजट पेश होता है खुराना जी, उसके बाद एक सप्लीमेंट्री बजट आता है। वो सप्लीमेंट्री बजट किस लिए आता है? क्योंकि कई बार ये होता है कि आपने किसी क्षेत्र के लिए मान लीजिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, लेकिन एंड ऑफ द ईयर पता लगा उस 10 की जगह 12 करोड़ रुपए खर्च हो गए, या 10 की बजाय केवल 8 करोड़ रुपए ही खर्च हुए। तो वो जो सप्लीमेंट्री बजट आता है, उसमें फिर क्लैरिटी आती है कि इस क्षेत्र में हमने 10 का प्रावधान किया था। ठीक है सर, बात बिल्कुल क्लियर हो गई आपकी। ठीक है जी, अब दूसरी बात, अब आ जाती है रोजगार का जिक्र, जो आपने सीएमआई का जिक्र किया। देखिए, सीएमआई के बारे में हम क्या कहते हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए सीएमआई के एमडी कौन है, उनका पी चिदम्बरम से क्या संबंध है। नहीं सर यहाँ पर मुझे सर यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए, प्रवीण अत्रे जी, मैंने जो सवाल पूछा था सर उसका जवाब दीजिए। जी, उसी का सवाल कह रहा हूँ। जो आपने भी वही बात बोली है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा में बोल रहे थे, आपने कोई अलग बात नहीं बोली है। ये बात तो नहीं सर, ये मैंने खुद अपने लेवल पर सर ऑब्जर्व किया है, मेरा किसी के हवाले से नहीं, मेरा खुद अपने लेवल पर ऑब्जर्व है। हाँ, खुराना जी हूबहू यही बात हुड्डा साहब ने विधानसभा में बोली। जी, अब मुझे बात बताइए, यही सीएमआई की आप 2017 की सर्वे रिपोर्ट चेक कर लीजिए। 2017 में यही सीएमआई हरियाणा के अंदर मात्र 2% बेरोजगारी दिखा रही थी। तो क्या हमें ढोल पीटने चाहिए कि सीएमआई ने हमें 2% दिखा दिया? सर यूपी में ढोल पीटा गया है ना, इसलिए मैं सर आपको कह रहा हूँ। सुन लीजिए, राजनीति के अंदर अगर हरियाणा प्रदेश के विषय पे कोई व्यक्ति बात करेगा, चाहे वो कोई भी है, मैं आधिकारिक रूप से इस बात के लिए मुझे पार्टी ने काम दिया कि मैं उसका जवाब दूं, और अगर जिस दिन राष्ट्रीय प्रवक्ता बन जाऊंगा उस दिन उत्तर प्रदेश का जवाब दे दूंगा। सर हम उम्मीद करते हैं आप बहुत जल्दी बने राष्ट्रीय प्रवक्ता। और मैं आपसे ये भी सवाल पूछना चाहूंगा, ठीक है आप सीएमआई की रिपोर्ट ना माने, लेकिन आप फिर एक्चुअल संख्या बता दीजिए कि प्रदेश में कितने बेरोजगार हैं सर, हाँ या ना में, जल्दी से। देखिए ऐसा है खुराना जी, ये तो विधानसभा में अभी मुख्यमंत्री जी ने बताया है, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बताया, परिवार पहचान पत्र में जो डाटा आया है उसके अंदर लगभग 8 लाख लोगों ने स्वयं घोषणा की है कि हम बेरोजगार हैं। तो भी बताया मुख्यमंत्री जी ने 8 लाख समथिंग है वो 5.67%। ठीक है प्रवीण अत्रे जी, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ जेजेपी प्रवक्ता भाग सिंह भी जुड़ गए हैं। भाग सिंह जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। भाग सिंह जी, कैसा रहा ये बजट, और इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट को लेकर लगातार सवाल पूछा जा रहा है, और यहां तक कि विपक्ष ये भी कह रहा है कि हम कॉलेज में झांक कर देखते हैं तो प्रोफेसर नहीं मिलते, स्कूलों में झांक कर देखते हैं तो टीचर नहीं मिलते, विभागों में झांक कर देखते हैं तो वहां पर पदों की इतनी रिक्तियां हैं कि पूछिए मत। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी भाग सिंह जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। देखिए यस जी, विपक्ष का जो काम है वो विपक्ष कर रहा है, लेकिन आपकी डिबेट शुरू होने से पहले मैं सर्वप्रथम सभी महिलाओं को, माताओं को, बहनों को आज महिला दिवस की बधाई देना चाहूंगा। जी सर। और आज शुभ दिन बजट पेश हुआ है, और सबसे बड़ी बात है जो रोजगार पर, मैं काफी देर से आपकी तो सुन पा रहा था, मेरी आवाज नहीं आप तक आ पा रही थी जी। मैं बताता हूँ कि रोजगार के लिए जो योजना है, सबसे पहले कि 200 रोजगार मेले लगाने का जो लक्ष्य सरकार ने रखा है, और 2 वर्षों में 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण प्लस प्लेसमेंट
हरियाणा रोजगार प्लेसमेंट सेल का निर्माण किया गया है, जिसके तहत 1 लाख प्लेसमेंट की जाएगी और कौशल रोजगार निगम का गठन, जो पहले पूर्ववर्ती आती थी कि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, युवाओं के साथ कई बार बहुत दिक्कत या उनको प्रॉब्लम देते हैं, जिसकी वजह से पारदर्शिता करते हुए कौशल रोजगार निगम का गठन किया गया है। तो ये युवाओं के लिए है। और अभी हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ी चर्चा हुई कि बहुत कम बताया गया बजट। मैं बताऊं कि जो बजट 2020-21 का था और 2022-23 में 15.6 का इजाफा किया गया, 1,70,255 करोड़ का। और इसके अंदर मैं यदि आना चाहूं तो पंचायती राज के ऊपर सबसे पहले आऊंगा, रूरल डेवलपमेंट, जो आज बहुत अभिन्न अंग है प्रदेश का, और सरकार पूरी तरह से उसका जो बजट है 83.30%, जो पिछली बार 3,723 करोड़ था और 6,826 करोड़ अब की बार किया गया है, जो बहुत ही बढ़िया सरकार का कदम है। और जिसके तहत चाहे कम्युनिटी सेंटर का निर्माण होना हो गांव के अंदर, चाहे गलियों का निर्माण होना होगा गांव के अंदर, और चाहे कोई व्यायामशालाओं का निर्माण होना हो गांव के अंदर, जो आबादी जिन गांवों की 10,000 क्रॉस कर जाती है, उन्हें शहरी फैसिलिटी देने के लिए, चाहे स्ट्रीट लाइट की हो, वहां सीवरेज की व्यवस्था देनी हो, तो ग्रामीण स्तर उठाने के लिए सरकार का बहुत ही जबरदस्त प्लान है। भाग सिंह जी, नो डाउट हर विभाग के लिए जो बजट का साइज है वो बड़ा किया गया है, किसी में 10% है, किसी में 12% है, किसी में 15% है, लेकिन प्रदेश सरकार के लिए, गठबंधन सरकार के लिए फिस्कल डेफिसिट क्या परेशान नहीं करता क्या सर? विपक्ष कहता है कि प्रदेश में जो कर्ज है वो लगातार बढ़ रहा है, 2.5 लाख करोड़ के आसपास कर्ज हो गया है। जब प्रदेश में बच्चा पैदा होता है तो उस पर 1 से 1.5 लाख करोड़ का नहीं, 1 से 1 लाख करोड़ का मान लीजिए कर्ज होता है, 1 लाख या फिर 1 लाख रुपए का। तो विपक्ष का ये कहना है, तो ऐसे में इसको किस तरीके से आप टैकल करेंगे? फिस्कल डेफिसिट प्रदेश सरकार के लिए, गठबंधन सरकार के लिए कितना बड़ा चैलेंज है सर? देखिए, इस तरह का आज भी आप बजट में देखेंगे कि सभी विभागों के लिए और सभी के हित को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया। 15वें वित्त आयोग के हिसाब से जो निर्धारित सीमा है जीएसडी 32.6 इस प्रकार से है। हमारी जो तय सीमा है उससे भी 1,000 करोड़ रुपए कम लिए गए हैं। जिस प्रकार से हम जो लोन है, एक म्याद होती है कि एक ऑडी ओवरड्राफ्ट हो जाता है या आपका लोन 4% से कम है सर, बिल्कुल जी, उससे हम दायरे के अंदर काम कर रहे हैं। दायरे का काम करने का मतलब चाहे वो एक परिवार के ऊपर लगा लीजिए, चाहे किसी संस्था के ऊपर लगा लीजिए, और चाहे सरकार को, चाहे किसी बिजनेस में हो, जब तक आपका काम हर तरीके से दायरे के अंदर चल रहा है तो आपके ऊपर कोई इस प्रकार का एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है। हम एक जरूर आज शायद किसी का ध्यान नहीं गया या किसी ने चर्चा नहीं की, एक है अर्बन डेवलपमेंट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, जिसमें 7% की कुछ जरूर कमी आई है। लेकिन ये कमी के बारे में अभी चर्चा जिस प्रकार से मैं बताना चाहूंगा कि जो अर्बन डेवलपमेंट हैं इनके अपने फंड्स हैं और केंद्र से भी बहुत फंड्स आते हैं, चाहे नगर निगम हो, चाहे आपका नगर पालिका हो, चाहे नगर परिषद हो। और पिछले बजट के हिसाब से भी काफी विकास शहरों के अंदर किया गया है, और ताकि अब जब इनकी खुद की आमदनी बढ़ चुकी है तो वो भी बहुत ज्यादा बजट बन जाता है कि ये अर्बन लोकल बॉडीज उसके हिसाब से चल सके। और मैं जरूर एक पब्लिक वर्क्स और रोड जिसमें 13.17% का इजाफा किया गया है, और जो आज भी प्रदेश के अंदर जो पिछले साल बजट के अंदर तय रखा गया था 4,199 और आज भी वो कार्य प्रदेश में जारी है। भाग सिंह जी, मेरा एक पॉइंट यहाँ पर है, एक बात का जिक्र किया जिसे लगातार विपक्ष कह रहा है कि 300 किलोमीटर तक हम सड़कों का निर्माण करेंगे, इस बात का जिक्र इसमें किया गया। लेकिन लोग ये कह रहे हैं, विपक्ष ये कह रहा है कि आप जो प्रदेश में पहले से सड़कें बनी हुई है, जो टूटी फूटी सड़कें हैं, पहले आप उसी को ही ठीक कर लीजिए। और एक फिर आंकड़ा भी आता है कि प्रदेश में हर साल या फिर हर एक दिन की बात करें तो 25 से 30 लोगों की जान जाती है सड़क हादसों में। क्या ये गलत बात है? नहीं, यस जी, मैं आपकी बात पे आता हूँ। 300 सड़क के साथ मेरे साथियों ने ये नहीं पता कि 6,000 किलोमीटर सुधारीकरण के लिए, और जो सड़क का पीडब्ल्यूडी की बजट है रोड के लिए, उसका 50% बजट है वो सड़कों के सुधारीकरण के लिए है, उनकी रिपेयर के लिए है। 50% बजट 300 नई सड़कों के अलावा रीकारपेटिंग, स्ट्रेंथनिंग जो लगभग 6,000 किलोमीटर का प्रस्तावित है, और 32 ब्रिज है इसके अंदर, जो 32 ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। तो ये शायद 300 किलोमीटर मेरे साथियों ने जरूर देखा, लेकिन 6,000 किलोमीटर और सुधारीकरण और जो आधा 50% बजट है वो सड़कों के लिए ठीक है। एक अंदर आज मैं एक रोजगार के लिए आपको जरूर बताऊंगा कि जो सरकार ने बहुत आज इसका कई जगह कईयों ने भ्रामक प्रचार भी किया, 10
सिंगल इंजन और एक डबल इंजन जो एयरक्राफ्ट खरीदने की बात आई है, इसके अंदर हमारे प्रदेश के युवाओं, माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं कि 3221 घंटे का हमारे प्रदेश के युवाओं को फ्लाइंग का प्रशिक्षण मिलेगा। और ठीक है भाग सिंह जी, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ धर्मपाल धनखड़ भी लगातार जुड़े हुए हैं। धर्मपाल धनखड़ जी, जल्दी से अपनी बात रखिए। आखिरी कमेंट में आप क्या कहना चाहेंगे? बजट ये कैसा रहा, फिर उसके बाद प्रवीण अत्र जी के पास चलेंगे। सवाल है भाग सिंह जी से, बुढ़ापा पेंशन का क्या हुआ? 250 रुपए हर साल बढ़ाने की बात हुई थी और 5100 रुपए इनकी पार्टी ने घोषणा कर रखी है घोषणा पत्र में, उसका क्या हो रहा है? ठीक है, बुढ़ापा पेंशन को लेकर। ठीक है भाग सिंह जी, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर उसके बाद प्रवीण अत्र जी के पास चलेंगे। जल्दी से संक्षिप्त में। 250 रुपए हर साल बढ़ाने की बात कहीं नहीं। हाँ, हमारे घोषणा पत्र के अंदर है कि पेंशन 5100 रुपए की जाएगी, लेकिन जब सरकार ने जिस प्रकार से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी के हिसाब से कार्य हो रहा है, आज भी हरियाणा प्रदेश पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा पेंशन देने वाला राज्य है। आज भी हरियाणा प्रदेश, ठीक है, उसके अंदर सवाल उठाए दूसरे। हाँ, हमारा है कि हम पेंशन जरूर बढ़ाने के ऊपर रखते हैं, लेकिन जब सरकार गठबंधन में है तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चलते हैं, दोनों के घोषणा पत्र को लेकर। ठीक है भाग सिंह जी, ठीक है, इस प्रकार से आज भी हम हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। ठीक है, प्रवीण अत्रे जी, आखिरी कमेंट। देखिए, ऐसा है खुराना जी, आपने ना एक जिक्र किया था, भारती जी ने भी जिक्र किया था उस विषय पे। आपने एक्सीडेंट्स जो होते हैं रोड के ऊपर, उसका जिक्र किया जी। जो नेशनल हाईवेज है, बाकायदा केंद्रीय मंत्री जो है नितिन गडकरी जी ने जो टेक्निकल एक टीम बनाई थी, जितने नेशनल हाईवे उन्होंने तो पूरे देश में जहां पे भी ऐसे इंजीनियरिंग फॉल्ट है जिसकी वजह से इस तरह के हादसे होते हैं, उन फॉल्ट्स को फाइंड आउट करना और उनको खत्म करना, इसके ऊपर उन्होंने लगातार काम कर रहे हैं। वो जहां तक पीडब्ल्यूडी के बारे में भाग सिंह जी बता ही चुके हैं कि 50% बजट जो है वो इन सड़कों के सुधारीकरण और इनकी मेंटेनेंस पे खर्च करने का प्रावधान इस बजट के अंदर हुआ है। अब यहाँ पे आपने राजकोषीय घाटे का जिक्र किया था, हालांकि भाग सिंह जी ने लगभग स्पष्ट कर दिया है कि राजकोषीय घाटे के अंदर जीएसडीपी का 4% ये 15वें वित्त आयोग की एक सिफारिश थी और सरकार जो है विद इन दिस लिमिट, इस लिमिट से कम रही है और यही सबसे बड़ा हमारा वित्तीय प्रबंधन की खासियत है। दूसरा आपने जिक्र किया था जिसका कर्ज की बार बार बात हो जाती है। देखिए, कर्ज के अंदर भी 15वें वित्त आयोग ने एक लिमिटेशन लगा रखी है और वो लिमिट कोरोना काल के अंदर जिस वक्त प्रदेश की अर्थव्यवस्था, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ा था और बहुत बड़ा प्रभाव था, जबकि हमारे पास 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के मुताबिक 10,000 करोड़ रुपए ज्यादा हम कर्ज ले सकते थे, लेकिन बेहतर प्रबंधन का नतीजा ये है कि हमने केवल उतना पैसा लिया जितना निकास के लिए जरूरी था। ठीक है प्रवीण अत्रे जी, ठीक है। मुकेश जी, आखिरी में क्या कमेंट करना चाहेंगे? क्योंकि एक सवाल ये भी पूछा जाता है, ठीक है भाई, आपने विभागों के लिए आवंटन तो कर दिया, लेकिन धरातल पर कैसे उतरेगा? क्या ये बजट जो एक विजन के साथ रखा गया है, ये विजन धरातल पर उतरकर पूरा उतरेगा या नहीं उतरेगा? ये भी एक बात कही जाती है। मुकेश जी, जिस प्रकार से हमारे इंडस्ट्रियल जोन गुड़गांव या फरीदाबाद में, इस प्रकार से दूसरे और डिस्ट्रिक्ट्स में भी इनको आगे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि इंडस्ट्री भी डेवलपमेंट हो सके, लेबर को भी रोजगार मिल सके, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सके। और जब इंडस्ट्री हर डिस्ट्रिक्ट में बढ़ती है तो हेल्थ की ओर अपने आप ध्यान आना शुरू होता है। तो मेरा कहने का मतलब कांग्रेस का एक ये भी जो इंडस्ट्रियल जोन है उनको लिमिटेड 2 या 4 जिलों तक न रखकर हर एक डिस्ट्रिक्ट में उसका इंडस्ट्रियल जोन को डेवलप किया जाना चाहिए ताकि हर डिस्ट्रिक्ट के लोगों को काम भी मिल सके, वहां की तरक्की भी हो सके और बराबर की जो डेवलपमेंट है पूरे हरियाणा प्रदेश में हो सके। ठीक है। अब प्रवीण अत्रे जी, मैं आपके पास अब नहीं आ पाऊंगा क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करना है। सर सर मैं आपसे माफी चाहता हूं, मैं सर आपके पास नहीं आ पाऊंगा, कार्यक्रम को समाप्त करना है। तो सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इस खास कार्यक्रम में अपना कीमती समय देने के लिए। तो यहाँ पर अब बजट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष का अपना अपना तर्क है, अपनी अपनी दलील है, लेकिन जो विभागों के लिए बजट का आवंटन हुआ है वो अब धरातल पर कैसे उतरेगा, कितना प्रभावी तरीके से उतरेगा, इस पर भी नजरें गड़ाए रखने की बहुत जरूरत है, आवश्यकता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लगातार आप देखते रहे हरियाणा न्यूज। 2022-23 के लिए 1,70,955